नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें। हमने हिंदी के तमाम प्रश्न जो हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनसे बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को लिया है। तो इसे आप जरूर देखें, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, लाइक करें। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, और इसी हिंदी का महत्व समझते हुए भारत की विभिन्न परीक्षाओं में हिंदी को महत्व दिया गया है, और हिंदी से जुड़े विभिन्न प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अतः हमें और आपको सभी को भारतीय होने के कारण हिंदी आना बहुत जरूरी है, और विभिन्न परीक्षाओं के हिंदी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हमने चुनिंदा प्रश्नों को चुना है, जो तमाम तरह की शिक्षक परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में भी हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए है दांत काटी रोटी, बी आस्तीन का सांप, सी अक्ल की दूम, डी आबनूस का कुंदा। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, आस्तीन का सांप। कपटी मित्र का अर्थ आस्तीन का सांप होता है। प्रश्न 2, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए दूरदर्शी, बी दत्तचित्र, सी कुशाग्र बुद्धि, डी जितेंद्रिय। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द जितेंद्रिय कहलाता है। प्रश्न 3, पवन का संधि विच्छेद है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, पो धन अन। पो धन अन, अयादि संधि ओ धन अ बराबर अव। तो यहाँ पवन अयादि संधि है, और पो धन अन पवन संधि का संधि विच्छेद है। प्रश्न 4, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म। यह एक विसर्ग संधि है। प्रश्न 5, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ ऑप्शन ए यण संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी दीर्घ संधि। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, यण संधि। यदि ई के बाद कोई स्वर आए तो ई के स्थान पर यह हो जाता है, जो यण संधि के सूत्र ई को यणज से निर्मित होता है। अतः इत्यादि बराबर इति धन आदि यण संधि का उदाहरण है। प्रश्न 6, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए नाक में चोट लगना, बी इज्जत देना, सी दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, डी चापलूसी करना। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नाक रगड़ना का अर्थ है दीनता पूर्वक प्रार्थना या विनती करना। प्रश्न 7, उन्मूलन का विलोम क्या है। ऑप्शन ए उत्थान, बी उत्कर्ष, सी रोपण, डी अवनति। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा सी सही है, रोपण। प्रश्न 8,
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? ऑप्शन ए चारण काल, बी आदिकाल, सी वीर काल, डी बीज वपन काल। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, बीज वपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी है। प्रश्न 9, अतिशूधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए आलम, बी बोधा, सी ठाकुर, डी घनानंद। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, घनानंद। अतिशूधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकू सयानप बांक नहीं, घनानंद की सुक्ति है। प्रश्न 10, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए सरस्वती, बी लक्ष्मी, सी गंगा, डी यमुना। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, यमुना। कालिंदी का पर्याय है यमुना। दोस्तों, देखने में सरल समझ में आता है किंतु परीक्षाओं में अक्सर हम गलतियां कर देते हैं और ऐसे ही प्रश्न तमाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को जरूर रट लें, ये न मान के रखें कि हमें याद है। अपने आप को परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त रखें जिससे आपकी परीक्षाएं सफल हो सकें। प्रश्न 11, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी देवेंद्र सत्यार्थी, सी हरिवंश राय बच्चन, डी जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, हरिवंश राय बच्चन। आधुनिक काल की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक बनारसी दास जैन की है, जबकि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रश्न 12, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए सिर मारना, बी सिर पर सेहरा बंधा होना, सी सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, डी सिर पर शैतान सवार होना। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा सी सही है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। कार्य के आरंभ होते ही विघ्न या रुकावट आ जाने के लिए मुहावरा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 13, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी रघुवीर सहाय, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दूसरा सप्तक, 21 कविताएं हैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, इतने पास, अपने, ये तमाम इन्होंने लिखे हैं। प्रश्न 14, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी कबीर, सी केशवदास, डी सूरदास। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, कबीर। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना के रचनाकार कबीर दास जी हैं। प्रश्न 15, हिंदी का पहला पत्र है। ऑप्शन ए उदंड मार्तंड, बी इतिहास तिमिर नाशक, सी बनारस अखबार, डी हरिश्चंद्र मैगजीन। दोस्तों, ये अक्सर हर एक परीक्षा में पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन ए उदंड मार्तंड। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड ही था। प्रश्न 16 चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी श्याम सुंदर दास। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है जो 3 भागों में संकलित है। प्रश्न 17 काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए 1893 ईस्वी, बी 1900 ईस्वी, सी 1903 ईस्वी, डी 1905 ईस्वी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, 1893 ईस्वी। हिंदी के विकास में काशी नागरी प्रचारणी सभा और इंडियन प्रेस का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 18 प्रेम सागर किसकी रचना है? ऑप्शन ए मुंशी सदासुखलाल, बी सदल मिश्र, सी लल्लू लाल जी, डी राम प्रसाद निरंजनी जी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, लल्लू लाल जी। प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। इनकी 14 रचनाएं बताई जाती हैं जिनमें प्रेम सागर प्रमुख है। प्रश्न 19 व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, 5। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। प्रश्न 20 हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ऑप्शन ए प्रत्यय, बी संज्ञा, सी क्रिया, डी सर्वनाम। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, क्रिया। हिंदी के शब्दों में लिंग निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है। जैसे मैं कह दूं मैं जा रहा हूं, तो यहाँ पुल्लिंग है, और ये कह दें कि मैं जा रही हूं, तो यहाँ स्त्रीलिंग है। जबकि कर्ता वही लिखा है, क्रिया में केवल अंतर है और इसी कारण से लिंग परिवर्तन हो गया है। प्रश्न 21 कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, 8। कारक के 8 भेद हैं जो हम इस तरह बता सकते हैं, जैसे पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवां अपादान, छठवां संबंध, सातवां अधिकरण और 8वां संबोधन कारक। प्रश्न 22 घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु, डी दंत। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, तालु। घ का उच्चारण स्थान है कोमल तालव्य तालु भाग। प्रश्न 23 छ वर्ण किसके योग से बनता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, क धन स। दोस्तों क धन स बराबर 6 जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता ली जाती है ऐसे व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ 6 संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न 24 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से शुद्ध रूप से यहाँ लिखा गया है ऑप्शन सी, अस्पृश्यता। प्रश्न 25 कवि का स्त्रीलिंग है?
ऑप्शन ए कवियित्री, बी कवित्री, सी कवयित्री, डी कवियित्री। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, कवयित्री। प्रश्न 26, तरण का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सूर्य, बी नाम, सी युवती, डी नदी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, सूर्य। तरण शब्द का पर्यायवाची शब्द है सूर्य। इस प्रश्न में सही विकल्प ए है, क्योंकि हम जानते हैं तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो इस तरह से तरण का अर्थ सूर्य है। प्रश्न 27, मीन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सीखी, बी सापक, सी विभावरी, डी मत्स्य। तो यहां पर दिया गया ऑप्शन हमारा डी सही है, मत्स्य। प्रश्न 28, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो यहाँ ऑप्शन है आत्मजा, बी नंदिनी, सी भार्या, डी कन्या। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, भार्या। आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या में भार्या पत्नी होता है, जबकि अन्य सभी पुत्रियों के पर्याय हैं, अतः भार्या यहाँ भिन्न है। प्रश्न 29, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए स्वर्गीय, बी लौकिक, सी पार्थिव, डी अद्वितीय। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, अद्वितीय। प्रश्न 30, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कान का कच्चा होने का अर्थ है। ऑप्शन ए कम सुनना, बी सुनी बात पर विश्वास करना, सी दूसरे की बात मानना, डी कान का कमजोर होना। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, सुनी बात पर विश्वास करना। कान का कच्चा होने का अर्थ है सुनी हुई बातों का जल्दी ही विश्वास कर लेना, उसके सच्चाई या उसके बुराई का पता न लगाना और किसी भी बात को मान लेना। ऐसे व्यक्ति घर में कलह का वातावरण ज्यादा बना लेते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें कैसे लग रही हैं, इसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। हमने आज आपके लिए सवाल भी दिए हैं। और दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। प्रश्न 1 है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? और प्रश्न 2 है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं, आप जरूर बताइए। और मैं शीघ्र ही आपके लिए एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आदेश दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।